दिल्ली के किसी भी बार में 15 ईयर्स एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे पता नहीं क्यों इन लोगों ने एक ही दिन बैठ के ऐसा कर दिया कि 15 ईयर्स होना चाहिए। मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, इनको रिप्रेजेंट से कोई रिप्लाई नहीं। इन्होंने कंटेम्प्ट करते हुए मेरा नाम मेन लिस्ट से गायब। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट फयाज़ खालिद और आज के गेस्ट मेरे साथ हैं एडवोकेट विकास त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है। एडवोकेट विकास त्रिपाठी जी का तकरीबन 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये राउज़ एवेन्यू कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ ये इस कोर्ट में इस बार वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट में स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं एडवोकेट के वेलफेयर से रिलेटेड, और फर्दर जो भी इश्यूज़ हैं हम उन पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस पोस्ट पे ये इनका क्या विज़न है, इससे रिलेटेड फर्दर ये क्या कर सकते हैं फ्यूचर में। तो विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट है इसमें आई थिंक फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा है। फर्स्ट टाइम है जी। तो इसमें आप वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लगे। जी हाँ, जी हाँ। तो ये आपको ये थॉट कैसे आया, क्या ये प्रेसिडेंट इस वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए आपको चुनाव लड़ना है? देखिए ब्रदर, पहले तो इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, जी। लोगों से मिलना बड़ी बात होती है। मैंने सोचा कि राउज में आऊँगा, यहाँ नए लोगों से मुलाकात होगी। लगभग मैं प्रैक्टिस करके सभी बारों मेरे अच्छे संबंध हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बन के लोगों की समस्याओं को सुलझाऊंगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी समस्याएं थी। मैं आज ये बार बने हुए 6 साल हो गए हैं और 6 साल में मैंने देखा कि ना यहाँ फोटोकॉपी की व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, स्टेशनरी की व्यवस्था नहीं है। जब कोई नया प्रैक्टिस एडवोकेट यहाँ आता है तो पूरे बार की परिक्रमा कर लेता है जी। और परिक्रमा करने के बाद उसको दिखता है कुछ नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। फिर वो बाहर जाता है, ऑटो रिक्शा करता है, पटियाला नियर बाई पटियाला कोर्ट जाता है और वहाँ से अपनी स्टेशनरी लेके आता है। जी जी, ये मेजर इशू है। मेजर इशू ब्रदर। सीटिंग के लिए क्या उसमें व्यवस्था है? अभी ब्रदर सिटिंग के लिए कुछ नहीं है। एक कैफेटेरिया के नाम पे वहाँ पे 5-6 चेयर्स पड़ी रहती हैं, उसी पे लोग अपना कई बार जाके कॉफ़ी पी लेते हैं और कुछ लोग वहाँ पे कई बार काम कर लेते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं, बार है, बार में सोफे लगे हुए हैं तो कुछ लोग वहाँ काम कर लेते हैं। अगर लेकिन आप किसी को एड्रेस देना चाहें ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आप कोई एड्रेस नहीं दे सकते। यहाँ लाइब्रेरी है ही नहीं। अच्छा। मेरा मेन मोटो है कि जब यहाँ जैसे ही बार बनेगी पहले लाइब्रेरी बनवाऊंगा मैं। अच्छा। लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी बुक्स करवाएंगे जी। और सोचा तो मैंने है कि यार 24/7 लाइब्रेरी करवाऊंगा। जी। जब सब कुछ हो सकता है, आगे आपकी यहाँ पे कई अच्छी अच्छी ऑफिस हैं जहाँ 24/7 चलती रहती है, तो हमें करना क्या है, 24/7 लाइब्रेरी कर देंगे। हमारे नए लॉयर बच्चे आते हैं, उनको सुबह काम करने के लिए रिसर्च करना होता है और सुबह जाना होता है तो उनके पास लाइब्रेरी नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि उनको चाहिए कि अच्छा यार कोई बात नहीं है, चलेंगे, तैयार होके चलेंगे, लाइब्रेरी में काम करेंगे, वहाँ से अपना कोर्ट चले जाएंगे। अच्छा। और ये इस तरह की जो फोटो कॉपी से रिलेटेड समस्या जी है हाँ। या फिर कैंटीन से रिलेटेड समस्या है और भी कई इश्यूज़ हैं, तो इन सब का भी आगे कुछ निवारण होगा? बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर। पहले तो सबके लिए शॉप बनवाई जाएगी। जगह तो काफ़ी है लेकिन उसके लिए कहीं शॉप अलॉटेड नहीं है। शॉप बनवाई जाएगी, एटलीस्ट 2 फोटो कॉपी मशीन रहेगी, स्कैनर की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आजकल जितने भी केस फाइल हो रहे हैं सब स्कैनर के थ्रू हो रहे हैं। स्कैनर की व्यवस्था रहेगी। कैंटीन में प्रॉपर, अभी एक कैफेटेरिया खुली हुई है, कुछ लोग जाते हैं वहाँ कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो वो बेचारे चाय नहीं पी पाते, उनको चाय के लिए बाहर जा नहीं पाते हैं। और हमारा युवा भारतीय चाय का ज़्यादा शौकीन है और बिना अदरक वाली चाय के किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। तो एक अदरक के अच्छे की चाय की दुकान और समोसे की दुकान यहाँ खुलवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि इस पोस्ट के लिए जब आपने अपना नॉमिनेशन भरना चाहा तो क्या इशू आप फेस किए? आज मोर देन 6 मंथ से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मई में मैंने लोगों से फार्म डलवाए कि आप यहाँ पे मेंबर बनिए। उसके बाद जुलाई में अगस्त में डिक्लेरेशन भरे जा रहे थे, अगस्त सितंबर में डिक्लेरेशन, लोगों से डिक्लेरेशन भरवाए। तब तक कहीं भी ऐसा नहीं नोटिफिकेशन नहीं था कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा। एक बार अक्टूबर में उसकी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है 19 अक्टूबर को। उस समय भी कुछ ऐसा नहीं रहता कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन की डेट आती है 13 दिसंबर की।
उस समय भी कहीं ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 7 फरवरी की डेट आती है। 7 फरवरी में भी यही होता है कि कहीं भी ये एक्सपीरियंस नहीं रहता कि आपको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी जब नई डेट आती है 28 फरवरी की, 28 फरवरी में ये 14 फरवरी को एक डिक्लेयर करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ पोस्ट की 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। दिल्ली के किसी भी बार में 15 ईयर्स एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में खुद ही एफिडेविट दिया है जी कि 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस किसी बार में नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात ब्रदर ये है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इन्होंने कॉमन रखा हुआ है। ओके। 15 साल वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 साल प्रेसिडेंट पोस्ट का होना चाहिए। दिल्ली की सभी बारों में एटलीस्ट 5 से 6 साल का गैप लेके चला हुआ है। आपके पटियाला में देखिए 15 ईयर्स एक्सपीरियंस तो प्रेसिडेंट के लिए है जी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के 0 है। सहातरा में 7 ईयर है वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, दिल्ली के किसी बार में नहीं है ऐसा। यहाँ पे पता नहीं क्यों इन लोगों ने एक ही दिन बैठ के ऐसा कर दिया कि 15 ईयर्स होना चाहिए। मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, इनको रिप्रेजेंट से कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया, माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने मुझे रिलीफ दिया कि आप जाके आप नॉमिनेशन करिए। मुझे 11:30 AM के करीब मुझे ऑर्डर प्राप्त हुआ कि आप जाके नॉमिनेशन फाइल करिए। प्रभु की कृपा से मैंने जिसको हो पाया, हाई कोर्ट से आते और राव जोने तक पहुंचते, जिसको हो पाया मैंने बताया। कम से कम मोर देन 200 की वोटर्स आए, अपना आशीर्वाद दिया मुझे। अच्छा। उसके बाद तब भी इन लोगों ने जानबूझ के मेरा स्कूटनी में नाम लिखा कि सब्जेक्ट टू दिस इंटरप्रिटेशन आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद इन्होंने कंटेम्प्ट करते हुए मेरा नाम मेन लिस्ट से गायब कर दिया। ओके। उसके बाद फिर मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने 25/2/2025 को मेरे फेवर में फैसला देता है कि इनका नाम इसमें डाला जाए। ओके। तो हो सकता है आज मुझे बैलेट नंबर 8 मिल जाए, जैसा मुझे सुनने में आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और मैं धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि लोग आपको सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए। तो ये तो रही आपके इलेक्शन से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन जो एक मेजर इशू है वो है एडवोकेट के वेलफेयर में। हम देखते हैं सीनियर लॉयर्स जो काफ़ी सीनियर हो जाते हैं, उनको जिनको चैम्बर अलॉटेड नहीं है, उनको बैठने की बहुत परेशानी होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो बेसिक सुविधाएं होती है, मैं खुद विटनेस हूँ, कई ऐसे एडवोकेट जो काफ़ी सीनियर हैं, हेल्थ इशू है उनके साथ, लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं। जी। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस तरह से क्या हो सकता है? देखिए ब्रदर, मैं जहाँ तक अपने राव जोने कोर्ट की बात करूँ, हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा अच्छी है जी। चाहे आयुर्वेदिक ले लीजिए चाहे होम्योपैथिक ले लीजिए, दोनों मेडिकल व्यवस्था अच्छी है। मुझे लगता है दिल्ली की सभी बारों से अच्छी मेडिकल व्यवस्था हमारे राउज में है। अच्छा। और इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एम्बुलेंस कर रखी जाए, जैसे किसी प्रॉब्लम होती है वहाँ एम्बुलेंस रहेगी। और मैं ट्राई करूँगा लगभग सभी कोर्टों में एक छोटा बिस्लरी का बोतल रखवाया जाएगा जी। क्योंकि जैसे लॉयर अपना आर्गुमेंट कर रहे हैं तो चाहे तो अपना पानी की बोतल वहाँ से लेके सही और अपना आर्गुमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट पानी की व्यवस्था हो। हाँ, उनको दौड़ के कैंटीन तक ना आना पड़े, जी। इतना मैं करवाऊंगा। और जो ये यंग बच्चे जब एनरोल्ड होकर आते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या तो किसी लॉयर के अंडर में वो काम कर रहे होते हैं, और नहीं तो जो खुद से प्रैक्टिस करने की आगे कोशिश करते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। हर कोर्ट में अलग अलग सिस्टम बना हुआ है फाइलिंग के लिए। अब पैरेलली देखें तो ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम है, साथ साथ ऑफलाइन का भी सिस्टम है। हाई कोर्ट में डिफरेंट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिफरेंट है। तो ये जो नए बच्चे आते हैं वो अलग अलग जगह पे काम करते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेसिफिकली क्या सुविधा मिल सकती है उन बच्चों को? देखिए ब्रदर, पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि जब हमारे यहाँ नई बार बनेगी, लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद उनके लिए मिनिमम 2 मंथ की जी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे जी कि उनको कैसे कोर्ट में स्टैंड होना है, कैसे आर्ग्यू करना है, अपनी रिप्लाई कैसे देनी है, और जजों के गुस्से को कैसे शांत करना है जी। अगर जज साहब नाराज हुए तो कैसे उनकी एक नेचुरल तरीके से रिप्लाई करनी है। कई बार देखते नए बच्चे आते हैं, उनको
जज साहब बोल देते हैं, निराश हो जाते हैं। जी। तो हमें ये सीखना है कि जजों से बड़े आदर के साथ उनसे सीखना है। जज साहब कोई बात नहीं है, आप मुझे बता दीजिए सर इसमें क्या कमी है, जज साहब खुद ही बताएंगे, आप प्यार से बोलेंगे तो। जी। तो मेरे लिए मैं ट्राई करूंगा कि एक ट्रेनिंग करो, हमेशा हर वीक में ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे, उनको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। जी। जो सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट के बाद ही उसको इनरोलमेंट नंबर देंगे। ये मेरी मेन प्रायोरिटी है ये कि एटलीस्ट मिनिमम 2 मंथ की फ्री। जी। ऐसा ना हो कि पैसे लगेंगे, फ्री बार की तरफ से फ्री ट्रेनिंग व्यवस्था रहेगी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मेंबरशिप की कंडीशन होगी? मेंबरशिप की कंडीशन है। अच्छा, तो ये मैंडेटरी तो नहीं होगी आई गेस? मैंडेटरी नहीं होगी, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ट्रेनिंग लेंगे तो उनको आगे सीनियर एडवोकेट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी। और क्योंकि वो ट्रेनिंग मैं ट्राई करूंगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो सबसे सीनियर एडवोकेट रहेंगे वो ट्रेनिंग देंगे इनको, और जो अपने अनुभव रहेंगे वो साझा करेंगे, और वो काफ़ी फ्रेंडशिप जैसी ट्रेनिंग रहेगी, वो किसी पर प्रेशर नहीं रहेगा। हम जहाँ तक देखते हैं कि जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं ज़्यादातर एक लेक्चर की तरह हो जाता है जी। और यही लेक्चर हम अपने लॉ स्कूल में सुनते हुए आते हैं। अब जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम जिस कोर्ट में ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं हमें चाहिए कि उसमें फाइलिंग काउंटर की क्या कंडीशंस हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या है, किस केस के लिए क्या फाइलिंग की जाएगी, ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, वो हमें सीखने की ज़रूरत है। फिर उसका प्रोसीजर एस्पेक्ट्स क्या है, किस लॉ में कौन सी फाइलिंग होती है, यहाँ पे जो केसेस एंटरटेन हो रहे हैं इस कोर्ट में उसके लिए क्या क्या लॉज हमारे इसमें लगेंगे, ये हो एक्चुअल प्रैक्टिकल। क्या इससे रिलेटेड आप लोग कुछ सोच रहे हैं इसमें? इसके लिए देखिए ट्रेनिंग तो रहेगी। एक चीज़ ये करवाएंगे, एक डायरी टाइप में बनवाएंगे, डिक्शनरी टाइप में, जो लोगों को जैसे ही उनको मिलता है एनरोलमेंट नंबर वो दे दिया जाएगा, उसमें कुछ उनको लर्निंग रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे हो प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं रहेगा, वही ऐसा रहेगा काफ़ी विथ ब्रदर्स जी, कि 4 फ्रेंड्स अपने आएंगे, डिस्कस करेंगे और अपने व्यू को शेयर करेंगे, हम अपने व्यू को शेयर करेंगे। और ऐसा नहीं कि आपका सीनियर ऊपर से बोलेगा, आपके साथ बगल में चेयर बना के बैठेंगे और कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी पे डिस्कशन होगा, ऐसा करवाएंगे, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। रावजी अन्य कोर्ट सबसे रूट लेवल का कोर्ट है ब्रदर जी। यहाँ पे पहले लेबर्स कोर्ट है, जी। पहले लेबर्स, नीचे सबसे पहले लेबर कोर्ट है, उसके बाद दूसरी कोर्टें आती हैं। तो लेबर को यहाँ पे लेबर से रिलेटेड, उसके बाद मतलब सबसे नीचे से लेके सीबीआई से लेके, ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने ब्रदर आते हैं कि वो किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यहाँ ऐसा करना है कि राव जेएनयू का जो भी लॉयर है पूरे दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाए तो गर्व से बोले मैं राव जेएनयू का एडवोकेट हूँ। जी, हर तरह की सब उनको सिखाई जाएगी। तो और मैं चाहता हूँ कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में कभी स्टैंड करें तो गर्व से बोले सर आई केम फ्रॉम राव जेएनयू कोर्ट। चलिए, तो मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जो बीसीआई का भी रिसेंट एक डायरेक्शन निकला था जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब जो बच्चे ट्रेनिंग करेंगे एडवोकेट के अंडर में उनको चाहिए कि एडवोकेट उन्हें पे करे, एटलीस्ट 20,000 का रेशियो बनाया गया था पेमेंट का। अब उसमें उसके प्रूफ के लिए अकाउंट में पेमेंट करना एक प्रोसीजर तैयार किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि इससे एडवोकेट किसी नए बच्चे को हायर करेंगे एज ए इंटर्न और एज ए एसोसिएट जहाँ मनी इन्वॉल्व हो गया ट्रेनिंग के नाम पे? देखिए, जिनके पास ज़रूरत है वो करते हैं जी, जिनके पास नहीं ज़रूरत है वो नहीं करेंगे। और मैं 20,000 की बदल बात नहीं कर, उससे ज़्यादा भी लोग देते हैं, जी। जहाँ ज़रूरत होती वहाँ करते हैं। कुछ इसमें एडवोकेट जो उतना नहीं अफोर्ड कर पाते लेकिन वो नॉलेज बहुत रखते हैं जो दूसरों को सिखा सकते हैं, तो आपको नहीं लगता वहाँ पे कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का? देखिए, कुछ चीज़ें इस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होनी चाहिए। हर चीज़ रूल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्लेंट करने का भी एक प्रावधान दिया गया है बच्चों को। अब देखिए लॉ बना है लेकिन इसमें कंप्लेंट तो अपनी जगह पे होती है और इसमें म्यूचुअली से करके, क्योंकि हमें अभी सीखना है, सीखने पे जोर देना है। हम सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नॉलेज सबके पास है लेकिन कई बार केसेस ना होने की वजह से उतने लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ जब हम एडवोकेट वेलफेयर की बात करते हैं हम ये देखते हैं कि जो बच्चे जज बन जाते हैं फर्दर जुडिशरी में जाने के बाद, अपॉइंट होने के बाद उनकी जुडिशल एकेडमी से प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। यहीं एक एडवोकेट के लिए जब वो एनरोल हो जाते हैं उनके लिए कोई एकेडमी ऐसी नहीं है
जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग दे। आपको नहीं लगता कि BCI को कुछ ऐसे एकेडमी ओपन करने चाहिए जो मैंडेटरी 3 महीने या 6 महीने की एक प्रोसीजर ट्रेनिंग हो, जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को सिखाती हो, जिससे वो बच्चे प्रोडक्टिव काम कर सकें अपने लिए। अदरवाइज़ तो मैनुअल वे ये है कि आप सीनियर को अप्रोच कीजिए, आप किसी का सहारा लीजिए, हेल्प लीजिए, जो कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, और इसमें कुछ लोग सक्सेस पा लेते हैं और कुछ को बहुत टाइम लग जाता है। तो आपका क्या व्यू है इस पे? ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसी जुडिशियल ट्रेनिंग, बिल्कुल बिल्कुल जुडिशियल एडवोकेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, एडवोकेट, बिल्कुल। इवन आप मुंबई बार में होती है ट्रेनिंग जी। मुंबई, हमारे दिल्ली बार में भी ऐसी होनी चाहिए, हालांकि और मेरे राव जन्म में होगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ आपसे। हालांकि मैं कुछ कोर्ट्स की जो ट्रेनिंग होती है मैं अटेंड कर चुका हूँ, कि चाहे साकेत कोर्ट हो, पटियाला कोर्ट हो, और दूसरे कोर्ट्स में भी मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अटेंड की है कि वो किस तरह से क्या सिखाते हैं। मुझे लगता है ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना कि एक डिटरमाइंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी जी जी। एक एकेडमी हो, इसमें एक्सपर्ट हो जो इसी चीज़ को ट्रेन करने के लिए बैठे हो। जैसे एक हम DSLA का एक पूरा सिस्टम देखते हैं कि वो नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और हर लेवल पे उनको एक प्रॉपर गाइडेंस है जो वहाँ पे एडवोकेट के लिए जाते हैं या फ्री लीगल एड के लिए जाते हैं। इसी टाइप की कोई एक एकेडमी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और मैं अपने राव जेएमयू कोर्ट से स्टार्ट करूंगा, जो चलिए, दिल्ली से एक आपको मिसाल होगी। इस चीज़ में हमारा कोऑपरेशन रहेगा, और Thank you so कोशिश much. करेंगे आप इस पोस्ट पे जीतें, और धन्यवाद। ताकि ये सब काम जो आपने एक विजनरी थॉट लेके चल रहे हैं इसमें आप सक्सेस पा सकें, और एडवोकेट का इसमें वेलफेयर हो सके। आप कुछ और बात जो व्यूवर्स से कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो राव जेएमयू कोर्ट में लोग मुझे वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए विजयी बनाएं। मैं लोगों के, अपने एडवोकेट भाइयों के हित के लिए काम करूँगा। जो भी यहाँ पे आएंगे, हर दिल्ली के हर कोर्टों से यहाँ के लिए मिनी गाड़ियों की व्यवस्था कराएंगे, जिससे यहाँ जब भी आना हो तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था हो पाएगी। जी। और यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे, स्टेशनरी नहीं है, वाईफाई की व्यवस्था कराएंगे। जैसे राव जेएमयू कोर्ट पूरी दिल्ली की सेंट्रल कोर्ट है, तो सेंट्रल से सभी कोर्टों को कनेक्ट कराएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, और हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद।